चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। हमने अभी तक के बहुत सारे लेक्चर एसएससी जेई से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए डाल चुके हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये स्टेट एई के क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेट एई के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जैसे ही आपका स्टेट एई के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जल्दी से करेंगे है ना, क्योंकि अपने पास उतना समय है नहीं, क्योंकि जल्दी से अभी आपका अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है। आज वैसे ही तीन 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 अक्टूबर है ही, और 27 अक्टूबर को आपकी क्या पेपर वगैरह, तो हम जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में यदि होता है एसएससी जे ईएससी के क्वेश्चन यदि डिस्कस करने का कुछ समय मिलता है तो वो करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा नॉन टेक देखेंगे। ठीक है, और फिर तो आपका क्या पेपर ही आ जाएगा। तो स्टेट एई के कम से कम क्वेश्चन अपन पूरी तरह से लगा लें। चलिए तो स्टार्ट करते बिना समय को गवाए हुए। चलिए, तो आपको बने रहना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है, और शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर चुके थे, आप देख सकते हैं प्रीवियस वाले लेक्चर में। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ द RL ऑफ बेंच मार्क इज 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है द बैक साइड इज 1.215 मीटर। ठीक है, एंड द फोर साइड इतना। ठीक है, दो चीज देखे रहेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपने कभी देखा होगा क्वेश्चन, अब हमने सर्वे में इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। हालांकि जो बैक साइड होता है वो आपकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, 1215, राइट, और माइनस हो जाती है आपकी क्या, फोर साइड। ठीक है, इक्वल्स में आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजीली आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, अ कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू ब्रांचेस ऑफ कंपाउंड कर्व इज नोन एज। क्या बोला जाता है इसे, तो ये सारी चीज में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन कर्व बोला जाता है, राइट, डी ट्रांजिशन कर्व, राइट। चलिए, ट्रांजिशन कर्व क्यों प्रोवाइड किया जाता है, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। ट्रांजिशन कर्व इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ सर्कुलर कर्व टू अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बाय स्मूथली वेरिंग द रेडियस ऑफ द कर्व फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना, वो चीज अपने डिस्कस करी है आपके सर्वे के लेक्चर में। ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि स्ट्रेट और सर्कुलर को जोड़ने के लिए, ठीक है, स्ट्रेट एंड सर्कुलर को आपको जोड़ने के लिए ट्रांजिशन कर्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि आप शार्प टर्न नहीं दे सकते। शार्प टर्न यदि आपने दिया तो सबसे बड़ी गलती आप करके रखोगे। समझ रहे हो बात को, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, जल्दी से आगे बात करेंगे। कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन can unit to form one line in the case, देखो, contour lines of different elevation can unite, ठीक है, to form one line only in the case of। देखो, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। ये आपका एसएससी जेई में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना आपको देखना पड़ेगा। और ये वर्टिकल क्लिफ वाला तो मेरे भाई इतने बार पूछ लिया है ना क्वेश्चन कि मैं आपको क्या बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल क्लिफ इसका है। फिर से इसके थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड में चल जाते हैं। कंट्रोल लाइन शोज अस एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, देखो, एक्चुअली में कंट्रोल लाइंस ना एलिवेशन को ही शो करता है। जो कंट्रोल लाइंस होती है एलिवेशन को ही तो बताता है। ठीक है, इन केस ऑफ अ क्लिफ द स्ट्रेटा इज वर्टिकल। क्लिफ में क्या होता है, क्लिफ में जो स्ट्रेटा होता है वो वर्टिकल होता है, राइट। तो इसका देखो, देयर फॉर इफ प्लॉटेड ऑन अ मैप, यदि आपने क्या किया, इसको प्लॉट किया मैप में, तो डिफरेंट एलिवेशन पॉइंट विल बी फॉल ऑन द सेम लाइन, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, कोई ज्यादा कुछ है नहीं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही थी, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, the method which gives more accurate result in the measurement of area measurement में कौन सी, सॉरी, इन द, ठीक है, एरिया मेजरमेंट में आपकी कौन सी मेथड बेस्ट होती है, राइट। तो इसके लिए
हम यहाँ पे बात करते हैं कौन सी होती है। देखो, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल, ट्रिपल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सिंपली है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सिंपल है ना। सिम्पसन वन थर्ड रूल का यूज किया जाता है एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो याद रहेगा ना, एक्यूरेट मेजरमेंट सिम्पसन रूल। ठीक है, सिम्पसन रूल एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एरिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं द पोरोसिटी ऑफ सॉइल। जियोटेक का क्वेश्चन आ गया, पोरोसिटी ऑफ सॉइल। पोरोसिटी बोले तो एन की वैल्यू कितनी देख रखी है आपको, 0.35। उसके बाद में एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी जी आपको तो पता ही है कितना है, 2.7। अब पूछ रहा है कि ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, आपको क्या बताना है, ड्राई डेंसिटी गामा डी बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। गामा बराबर है ना, मतलब गामा डी इक्वल्स टू आपका होता है 1 प्लस ई, एक फार्मूला, सॉरी 1 प्लस डब्ल्यू, एक फार्मूला होता है किसका, हमारे गामा डी का, राइट। ये वाला एक फार्मूला होता है, और एक फार्मूला आपको कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ फिर से। गामा डी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, एक फार्मूला होता है। चलिए, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ई की वैल्यू निकालना है आपको, ई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ई की वैल्यू आप जनरल सिंपली निकाल सकते हो। इसमें फार्मूला, ये वाला फार्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो ये वाला फार्मूला इसमें हम नहीं लगाएंगे। तो मेन चीज आपका यहाँ पे होता है कि आपको फार्मूला कितने अच्छे से याद है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा, तो एन की वैल्यू आप पता होगा, एन इक्वल्स टू क्या होता है, ई 1 प्लस ई। ठीक है, ये फार्मूला होता है यहाँ पे, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये एक फार्मूला होता है आपका, और ई निकालने के लिए आपको कौन सा फार्मूला होता है, एन डिवाइडेड बाय 1 - एन। ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ पे आता है, मैंने इसकी ट्रिक बताया था, एन फॉर नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, एन की वैल्यू रखो यहाँ पे कितना, 0.35 डिवाइड में आप करो 1 - 0.35, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, यहाँ से आ जाएगी आपकी 0.65, राइट, 0.65 आ जाएगी। और यहाँ से देखो 0.35 डिवाइडेड बाय 0.65 को 0.65 को आप सॉल्व करोगे तो कितनी निकल कर आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, सॉल्व करके जल्दी से कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.538, राइट। ये चीज हो गई। अब इसी को आप पुट कर दो कहाँ पे, ये हो गई आपकी ई की वैल्यू, ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, और गामा की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या लेके चलना है। ठीक है, ग्राम पर सीसी में आपको बतानी है वैल्यू। ठीक है, ग्राम पर सीसी में, तो आपका ग्राम पर सीसी में आपका याद रहना चाहिए ग्राम। ठीक है, तो एक 1 लेके चलते हैं, गामा की वैल्यू 1 लेके चलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं ऊपर में आंसर क्या हो जाएगा इसका। सिंपल। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जियोटेक से मिल जाते हैं, तो आपको ना ध्यान देना है, मालूम है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका ए, राइट। ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, सीयू की वैल्यू पूछ रहा है, सीयू की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, सीसी की वैल्यू नहीं। तो सीयू की वैल्यू सिंपल है आपका D60/D10, ये आपका आंसर होता है। तो ये सारी चीज ना आपको पता रखना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके, है ना, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर जगह, मतलब कि स्टेट ए वगैरह इनमें। ईएससी में थोड़ा से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फिर भी अपन ईएससी के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है यार, आप ना थोड़ी सी बड़ी चीज के लिए तैयारी करोगे तो छोटी वाली चीज आपकी इजीली निकल जाती है, समझ रहे हो बात को। तो आपको लगे रहना है, सक्सेस मिलेगी भाई, मेरे भाई, लगे रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है यहाँ पे, 23, इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, आपका लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट आपको मैं बता दूं, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, तो यहाँ पे WS होता है, यहाँ पे WP होता है, और यहाँ पे WL होता है, राइट। ठीक है, ये चीज होती है यहाँ पे ऐसी। बोल रहा है कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में पाया जाता है, द सॉइल मास इज सेट टू बी, है ना। तो आप इस सॉइल मास को क्या बोल सकते हो, कौन से स्टेट में रहेगा ये। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे आपकी किस तरीके का बन जाएगा, देखो ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, और इस तरीके का आपका, इस तरीके का ऐसा आपका ऐसा रहता है। ठीक है, ये हो गया WS, ये वाला WP। ठीक है, और WL। और यहाँ पे हो गया क्या, सॉलिड, सेमी सॉलिड, ठीक है, प्लास्टिक एंड सॉलिड। ठीक है, ये चीज सॉलिड, सॉरी, सॉलिड, सेमी सॉलिड, और यहाँ पे लिक्विड, ये चीज हो गई लिक्विड, राइट। ये चीज, तो अब बोल रहा है कि WS एंड WP, है ना, क्या बोल, नहीं सॉरी, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट के बीच में WP एंड
एल के बीच में, तो क्या हो जाएगा वो प्लास्टिक, प्लास्टिक स्टेट में आपकी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंपल क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ठीक है प्लास्टिक हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या है ग्राफ वगैरह भी याद रखते हुए चलना है। देखो जितना ज्यादा ना आपको याद रहेगा, आपकी मेमोरी में जितना ज्यादा बैठा हुआ रहेगा चीजें, तो उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखना इसमें क्या होता है, सिंपल है इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, के बाय एच, ठीक है। के बाय एच तो आपका होता है, एन बाय एन डी होता है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा? अच्छा अच्छा, हाँ क्वेश्चन नंबर 24 का ये नहीं होगा, के बाय एच नहीं होता है ये, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है ना। के इंटू एच होता है, राइट। के इंटू एच एन एफ बाय एन डी, राइट। चलिए ये चीज होता है, ये वाला फार्मूला होता है आपका क्यू बराबर, राइट। तो सी आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो, फिर से जियोटेक का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। द क्रिटिकल ग्रेडियंट ऑफ सॉइल, ये क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिलेगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन पता नहीं यार, जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं उनके लिए फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है ये, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं आगे। तो आपको इसका फार्मूला सबसे पहली चीज तो पता होना चाहिए। क्या बोलता है? क्रिटिकल ग्रेडियंट ऑफ अ सॉइल हैविंग स्पेसिबिलिटी दिस दिस दिस, राइट। क्रिटिकल ग्रेडियंट आपको बताना है, सिंपल है। आई सी इक्वल्स टू, आपका फार्मूला होता है क्या, आई सी इक्वल्स टू जी माइनस वन करना है आपको, और वन प्लस ई कर देना है। सिंपल सी चीजें करनी है आपको। तो यहाँ पे तो मेरे को कुछ बिना सॉल्व किए ही आंसर की आशंका नजर आ रही है ना। फिर भी चेक करते हैं। तो जी है आपकी 2.67 माइनस वन डिवाइड में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो आंसर ही 1.61, यहाँ पे वन आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आंसर बिना बिना उसके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको ना मेन चीज फार्मूला याद रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से। आपका सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द ग्रेटर द विस्कोसिटी द ग्रेटर इज परमेबिलिटी, ठीक है। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। द ग्रेटर द यूनिट वेट, ग्रेटर द यूनिट वेट द ग्रेटर इज परमेबिलिटी, ठीक है। द ग्रेटर द यूनिट वेट द स्मॉलर इज परमेबिलिटी, ठीक है। ग्रेटर द यूनिट वेट स्मॉलर इज परमेबिलिटी, यूनिट वेट डज नॉट अफेक्ट परमेबिलिटी। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा आंसर, सिंपल सी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ग्रेटर द वेट ग्रेटर इज परमेबिलिटी, ये तो होगा। ग्रेटर द यूनिट वेट ग्रेटर द परमेबिलिटी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक आपको एक इक्वेशन याद आ रही होगी, कौन सी? कोजनी कार्मन इक्वेशन। क्या? कोजनी कार्मन इक्वेशन, राइट। एक इक्वेशन की बात करते हैं। के बराबर आपका क्या होता है, क्या 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 फार्मूला था, ठीक है। सी डी टेन का स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला था। उसके बाद में आपका क्या था, ई का क्यूब डिवाइड में आपका वन प्लस ई, एक एक फॉर्मूला था इसी में। और इसमें एक चीज क्या था, गामा डब्ल्यू बाय आपका म्यू, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन थी। तो इसी चीज से आपका परमेबिलिटी क्या होती है, रिलेट होती है, राइट। इसी चीज से आपको पता चलता है कि यहाँ पे सच में क्या क्या चीज किसके बराबर है और किसके इसमें नहीं है, ठीक है। तो के इज प्रपोर्शनल टू गामा डब्ल्यू, मतलब कि यूनिट वेट के प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपल सी बात है, जिसकी ग्रेटर यूनिट होगी, ठीक है, ग्रेटर यूनिट होएगा, वैसे ही आपका द ग्रेटर परमेबिलिटी होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। तो आपको फार्मूला ये वाला याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से। द फेनोमेना, ये क्वेश्चन यार मैं कितने बार मैं बता दूं भाई, ऐसे क्वेश्चन ना क्या होते हैं भाई, सदाबहार होते हैं, सदाबहार नगमे की तरह। the phenomenon when soil losses its shear strength due to oscillation motion is known as consolidation, shear failure, sloughing and liquefaction। तो आपका बिना बिना चेक किए आपका क्या हो जाएगा, लिक्विफेक्शन आपका आंसर हो गया। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ। तो इसका भाई इसका आपका फार्मूला है, इसको भी याद रखो। टीवी इक्वल्स टू क्या होता है, सीवीटी डिवाइड में आपका डी का स्क्वायर। क्या क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। देखो सीवी की जो सीवी है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, टीवी है ना। देखो यहाँ पे एक चीज रुक जाओ, मैं आपको अच्छे से बता ही देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो टीवी की और एक फॉर्मूला होता है आपका, टीवी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, पाई बाई फोर यू का स्क्वायर, ठीक है, डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट। तो इसको यहाँ पे पुट करो, यू का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है, पाई बाई फोर यू का स्क्वायर।
और यहाँ पे CVT और डिवाइड में आपका D का स्क्वायर। अब यहाँ से रिलेट कर लो, ठीक है, यहाँ से आप रिलेट कर लो तो क्या चीज हो जाएगा, राइट। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ। तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत वाली बात मुझे नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ, हाँ ये सही बोला इनने, ये सही बोला, ठीक है, ये सही बोला, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो हो गया ना यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे चेक करना, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, क्या बोल रहा है यहाँ पे, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, राइट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल की बात की जा रही, ये क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होती है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। तो सबसे पहली चीज आपका फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। टाउ की वैल्यू, टाउ बराबर आपका क्या होता है, ठीक है, सी प्लस फाइव, सी प्लस आपका क्या होता है, सी प्लस आपका सिग्मा, ठीक है, सिग्मा 10 फाइव, ये आपका फार्मूला होता है। एक फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करना, जो सिग्मा होता है यहाँ पे, सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है सिग्मा माइनस यू, यू होता है आपका क्या, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस वगैरह, ठीक है, नहीं सॉरी ये पोर वाटर प्रेशर है, न्यूट्रल न्यूट्रल स्ट्रेस बोलते हैं इसको, और ये है आपका क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, राइट, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली इनवर्सली कुछ नहीं है, हाँ इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन आपका ये है फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपल, डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, राइट। जो आपका जो शियर स्ट्रेंथ है ना, शियर स्ट्रेस आपका, सिंपल बात है ना, देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा आ गया यहाँ पे, सी मान लो, सी मान लो आपकी कोहेजन लेस सॉइल सैंड वगैरह, तो ये तो जीरो हो गया है ना, बचा क्या आपका टाउ इक्वल्स टू आपका सिग्मा 10, सिग्मा 10 फाइव। तो आपका यहाँ पे चेक कर लो, आपका सी सिग्मा, सिग्मा यदि बढ़ेगा तो आपकी शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सिग्मा कम हो जाएगा तो शियर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। आपकी ये वाली इक्वेशन से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अच्छे क्वेश्चन आपके जियोटेक से यहाँ पे पूछ रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल है, अ वर्टिकल रिटेनिंग वॉल, और वर्टिकल रिटेनिंग वॉल रिटेन्स अ C5, ठीक है, C5 बैकफिल विथ अ सरचार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी Q पर यूनिट एरिया, ठीक है, द डेप्थ Z0, द डेप्थ Z0 where the active earth pressure is 0 is given by, राइट। अब देखो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, वर्टिकल रिटेनिंग वॉल रिटेन C5, ठीक है, कोहेजन कोहेजिसाइल है, बैकफिल विथ अ सरचार्ज आपका यूनिफॉर्म इंटेंसिटी Q पर यूनिट एरिया है, द डेप्थ Z0 है, ठीक है, वेयर द एक्टिव अर्थ प्रेशर इज 0, पी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो वहां से आपका जो फार्मूला निकल कर आता है वो आपका फार्मूला क्या हो रहता है, राइट। चलिए इसको देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान होना चाहिए, राइट। इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल ये वाला, ठीक है, मतलब कि टू सी बाय गामा, टू सी बाय गामा 10 अल्फा या फाइव, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद में माइनस क्यू बाय गामा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये फार्मूला आपका इस तरीके से आपका पूछ लिया क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखनी है, टू सी डेज बाय गामा 10 अल्फा, ठीक है, माइनस क्यू बाय गामा, ठीक है, टू सी डेज बाय गामा 10 अल्फा, ठीक है, 10 अल्फा माइनस क्यू बाय गामा, ये चीज हो गई, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टू सी डेज बाय गामा 10 अल्फा माइनस क्यू बाय गामा, ठीक है, ये चीज हो गया, टू सी डेज बाय गामा 10 अल्फा माइनस क्यू बाय गामा, ये आपको याद रखना है, याद रह जाएगा ना, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, द रेशियो, ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन
पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई, ठीक है, लोकेटेड रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ठीक है, प्रेशर का रेशियो बोल रहा है, ठीक है, और आपका डेप्थ भी बोल दिया 0.5 मीटर एंड 2 मीटर बिलो अ कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन अ कंटेनर इज। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कैसे होगा। तो द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन द पॉइंट्स एक्स, रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई लोकेटेड रिस्पेक्टेड एट डेप्थ 0.5 मीटर एंड 2 मीटर बिलो अ कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन अ कंटेनर, ठीक है। तो आपको तो सिंपल सी चीज पहले ये पता होना चाहिए कि जो पी नॉट होती है मतलब प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, गामा इंटू जेड, गामा इंटू जेड, ठीक है। प्रेशर आप निकालते कैसे, गामा इंटू जेड। स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, स्ट्रेस, ठीक है, गामा इंटू जेड के क्या आप निकालते हो। अब दूसरी चीज रेशियो की बात कर रहा है वो, तो क्या हो जाएगा आपका P इंटू एक्स डिवाइड में आपका P इंटू वाई, यही होगा ना। तो गामा इंटू 0.5, ठीक है, और डिवाइड में आपका हो जाएगा गामा इंटू 2 मीटर, ठीक है, 0.5 एंड गामा इंटू ये 2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से आप डिवाइड कर लो तो आपका कितना हो जाएगा आपका आंसर, सिंपली 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, राइट, ये वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं, बस थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है आपको तो आप इजीली क्वेश्चन करके लेके जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, अ वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज सबमर्ज्ड इन अ वाटर, अ वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस, ठीक है, प्लेन सरफेस इज सबमर्ज्ड इन वाटर, क्या बोलता है, रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर इस तरीके से आपका रेक्टेंगुलर आपका ये कोई ये है, ठीक है, ये सबमर्ज हो गया वाटर में, ठीक है, सच दैट इट्स टॉप एंड बॉटम, सच दैट टॉप एंड बॉटम सरफेस आर 1.5 1.5 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली बिलो द फ्री सरफेस, ठीक है। अब देखो ये कहने का मतलब क्या है आपका, जैसे कि ये है वाटर का, ये वाटर की फ्री सरफेस है, राइट, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, टॉप एंड बॉटम बोल रहा है, टॉप एंड बॉटम, राइट, ये चीज। तो टॉप की आपकी है कितनी, 1.5 मीटर, और ये है कितना, 6 मीटर, राइट, ये चीज हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, रिस्पेक्टिवली बिलो द फ्री सरफेस द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, एट अ डिस्टेंस, देखो, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन ठीक ठाक है, बढ़िया है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको ना एसएससी जेई में पूछ लेगा, है ना, तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। देखो सबसे पहली चीज तो आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आपका, तो प्रेशर किस तरीके का लगता है, प्रेशर आपका किस तरीके का लगता है, देखो सिंपल, यहाँ पे आपका ये हो गया आपका ये चीज, और प्रेशर आपको आपका लगता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके, ठीक है। अप में क्या होता है, कम लगता है, तो यहाँ पे ट्रेंगल तरीके का बन रहा है, ठीक है, ट्रेंगल ट्रेंगल आपका प्रेशर बनता ही है, आपको तो पता ही है, राइट। नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे बोल रहे हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, तो सेंटर ऑफ प्रेशर किस पे, H/3 पे, H/3 पे आपका लगता है क्या चीज, सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो सेंटर ऑफ प्रेशर H/3 पे लगता है, तो H/3 आपको निकालने के लिए सिंपल चीज आपको करनी क्या पड़ेगी, करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे जरा चेक करना, यहाँ पे जो आपकी क्या हो जाएगा, देखो जो सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर ट्रेंगुलर लीड डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है, H/3 पे ही आपका लगता है, पर इसमें एक चीज है, राइट, इसमें एक चीज है कि जो आपका सेंटर है आपका H/2 पे ही आपका क्या होता है, इसका सेंटर माना जाता है, ठीक है, H/2 पे, तो H/2 पे आपकी लगेगी क्या, यहाँ पे सेंटर पे फोर्स लगेगा, ठीक है, CP यहाँ पे, राइट, ये कितनी डिस्टेंस पे लगेगा आपका, यहाँ से तो आपका कितना है 1.5 है ही है, और 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर पे, राइट, 6 मीटर है ना टोटल, राइट, तो इसका 1.5 मीटर हो गया और इधर का 3 मीटर, ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो गया 4.5 मीटर, ये चीज। अब यहाँ पे चेक करना, H/3 पे लगता है, H/3 बोले तो 4.5/3, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 4.5/3, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद में चेक करना, ठीक है, 1.5 मीटर ये आ गया आपका,
तो यहाँ पे अल्टीमेट आपका आंसर क्या आ गया, 4.5 मीटर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फास्ट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ स्टोन वेट 450 न्यूटन इन एयर। ठीक है, स्टोन वेट जो है आपका 400 न्यूटन, 450 न्यूटन इन एयर में है, 250 न्यूटन इन वाटर, द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन इज। क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन पे आपके 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। तो इसमें आप यहाँ पे बात कर लेते हैं, सिंपल बात करते हैं इसमें। राइट, क्या हो जाएगा, एक स्टोन है 450 न्यूटन का, वो एयर में आपका है 450 न्यूटन, और जैसे ही आप वाटर में डुबाते, जैसे कि मैं यहाँ पे यहाँ पे बोलूँ, जैसे कि ये हो गया वाटर। राइट, ये हो गया वाटर। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका कितना, 450 न्यूटन। राइट, एयर में। ठीक है, एयर में आपका 450 न्यूटन है इन एयर, इन एयर। वहीं पे आपकी बात की जा रही है वाटर में। ठीक है, वाटर में मैंने इसको डुबाया, तो वाटर में आपका कितना हो गया वेट, 250 न्यूटन। ठीक है, ये चीज हो गया। अब पूछ रहा है कि द वैल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके का आपने ये कर लिया। अब इसके बाद में करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, देखो सिंपल आपको करना क्या है। हमने एक क्वेश्चन भी इसका देखा हुआ है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जनरली पूछा जाता है। राइट, तो सबसे पहली चीज तो आप ये क्या करो कि वेट ऑफ स्टोन इन वाटर निकालो। ठीक है, वेट ऑफ स्टोन इन वाटर। राइट, ये चीज हो गया। अब इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, इक्वल में वेट ऑफ स्टोन इन एयर, है ना, वेट ऑफ स्टोन इन एयर। राइट, ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका वेट ऑफ स्टोन इन एयर किया आपने। राइट, तो इसमें से सबसे पहली चीज, इसमें से आपका सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिंपल माइनस करना पड़ेगा आपको क्या। ठीक है, माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे माइनस करनी पड़ेगी क्या, देखो देखो यहाँ पे सिंपल चीज आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, गामा वाटर। ठीक है, मल्टीप्लाई भाई वॉल्यूम ऑफ स्टोन। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे, नहीं समझ में आएगा, यहाँ चेक करो। वेट ऑफ स्टोन इन एयर, वेट ऑफ स्टोन इन एयर कितना था, एयर में आपका स्टोन का वेट 450 न्यूटन। ठीक है, कितना था, 450 न्यूटन एयर में। और जैसे ही आपने वाटर में डुबो दिया तो आपका कितना आपका देखो जैसे आप वाटर में डुबोगे तो वहां पे भी तो कुछ आपका वेट निकल कर आएगा ना, वहां पर भी कुछ वेट निकल कर आएगा। राइट, ठीक है, तो उसके चक्कर में आपका कैसे निकालोगे, देखो गामा ऑफ वाटर कर दोगे आप। ठीक है, गामा ऑफ वाटर जो कि होता कितना है, 900। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 9810। ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्टोन निकालना है ना हमें। और यहाँ पे आपका वेट ऑफ स्टोन इन वाटर ये देखे रखा है, कितना देखे रखा है, 250। राइट, ये चीज होगी। अब यहाँ से आप माइनस माइनस करके आप क्या कर लोगे, ठीक है, वॉल्यूम निकल जाएगा आपका 0.0204 मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज आ गया। तो यहाँ पे आपकी कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। 250 था वाटर में, ठीक है, 250 आपका वाटर में हो गया। राइट, देखो 450 तक इसका एयर में 450 था। जैसे ही आपने वाटर में डुबोया तो ऐसा क्या हो गया कि उस आपका वेट कम हो गया। राइट, देखो जैसे आप वाटर में डुबोगे तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर डिस्प्लेस्ड होगा ना, तो वाटर जैसे डिस्प्लेस होगा तो आपका एक फोर्स वहां पे काम करता है, आपको यदि याद हो, कौन सा, बायंसी फोर्स। राइट, बायंसी फोर्स, तो बायंसी फोर्स किसके कारण लगता है, वाटर के कारण लगता है। तो उसे कैसे निकालोगे, डिस्प्लेस, फिर जो आपका
बायंसी फोर्स आपका लगेगा। ठीक है, एक तरीके से फोर्स लग रहा है किलो न्यूटन में। ठीक है, किलो न्यूटन में फोर्स लगता है ना, किलो न्यूटन में। तो उसको निकालने के लिए आप करोगे क्या, सिंपल, वॉल्यूम ऑफ स्टोन कर दो। क्योंकि आपका जो वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, वाटर जो डिस्प्लेस्ड होगा वो क्या होगा, वाटर डिस्प्लेस्ड होगा सिर्फ वॉल्यूम ऑफ स्टोन के के हिसाब से वाटर डिस्प्लेस होएगा। तो बस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर से। ठीक है, तो आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू निकल के, किलो न्यूटन में वैल्यू निकल कर आ जाएगी, किलो न्यूटन या न्यूटन में आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। सिंपल आप माइनस कर दोगे 450 से, तो आपका उसके बराबर वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये तो आपका प्रैक्टिकली जनरल लाइफ से भी इसको आपका जोड़ा जा सकता है, राइट। इसको आपको ध्यान रखना है। यदि किसी इंजीनियर को आपको पूछना है, जैसे कि कोई यदि मिल गया है ना, या फिर जैसे कि आप कोई कोई बहस करते नजर आ रहा है ना, बहस करते नजर आ रहा है, तो उससे पूछ लेना, बेटा बोलना कि एयर में आपका 450 न्यूटन आपका एक पत्थर का वेट था। ठीक है, एक स्टोन का वेट था, उसको तूने डुबा दिया कहाँ, पानी में, 400 न्यूटन में। ठीक है, तूने डुबा दिया पानी में। तो अब मुझे एक बात बता दे कि वॉल्यूम ऑफ, तू स्टोन बता दे बस, वॉल्यूम ऑफ स्टोन बता दे, तू पास हो गया। ऐसा कह के जबान लड़ाते ना कि भाई इंजीनियर का ऐसा वैसा ये वो, है ना, तो बस इतनी चीज बता दे बस, राइट। तब पता चल जाएगा उसको कि सच में यार कुछ चीज होती है इंजीनियरिंग नाम की, है ना। ठीक है, ये चीज तो आपको करना क्या है, सिंपल, 250 आपका वाटर का है, 250 आपका वाटर में है। ठीक है, वेट, राइट, इक्वल में आपको 450 तो है ही है। तो जैसे ही आप वाटर में डुबाते हो, तो ऐसा क्या हो जाता है कि वहां पे आपकी वेट घट जाती है। तो सिर्फ देखो, वेट घट जाता है तो माइनस कुछ ना कुछ होगा, तो वहां पे बायंसी फोर्स एक्ट करता है, वो भी किसकी वजह से, किसकी वजह से, वाटर की वजह से। ठीक है, तो वाटर की वजह से, तो आपको याद होना चाहिए। देखो, ग्राम पर सीसी में यदि आप बात करते हो वाटर की यूनिट वेट, तो वो हो जाता है 1। वहीं पे आप बात करते हो किसकी, किस में बात करते हो आप, सिंपल, न्यूटन, न्यूटन पर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब में बात करते हो, तो वहां पे आप लेके चलते हो कितना, 9810। ठीक है, ये चीज हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब, और मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम का। ठीक है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। समझ में आ गई बात। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरह आपको सॉल्व करते हुए चलना है। इसका आंसर क्या निकल कर आ गया आपका, इसका आंसर आपका 0.2, ठीक है, 0.204 MQ, सॉरी सॉरी, ये वाला ठीक है, ये नहीं है, ये वाला, राइट। कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो। द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, ये क्या होता है, द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, ये क्या होता है, राइट। ये अच्छा क्वेश्चन है, मेटासेंट्रिक हाइट से वो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन क्या है, घूमते रहते हैं। तो मेटासेंट्रिक हाइट होता क्या है, ठीक है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन मेटासेंटर एंड द सेंटर ऑफ बायंसी इज द सेम अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इसका आंसर होगा सबसे पहली चीज, नेक्स्ट आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके, इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेटासेंटर एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेटासेंट्रिक हाइट की बात की जा रही है, ठीक है, मेटासेंटर एंड आपका, मेटासेंटर एंड आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, मेटासेंटर एंड आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस चीज के बीच की जो हाइट होती है, यही होती है आपकी क्या, मेटासेंट्रिक हाइट, इसको इसी को बोला जाता है। तो याद रखना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड आपका मेटा सेंटर के बीच की जो भी हाइट होती है, वही आपकी हाइट क्या कहलाती है, मेटासेंट्रिक हाइट, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, याद रहेगा, याद रह जाएगा ना आपका। चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट इज अ मेजरमेंट ऑफ द इनिशियल स्टेटिक स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है, इनिशियल स्टेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है, इनिशियल स्टेटिक स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। ऐसे भी कभी क्वेश्चन बना देगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, it is calculated as the distance between the CG of a sheep and its meta center। ठीक है, तो ये जो सारी कहानी है, ये सीप वगैरह में आपको देखने को मिलती है, सीप बोले तो जहाज वगैरह, राइट, ये चीज। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्ट्रीम फंक्शन इज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन
ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन इज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन ये है, कैलकुलेट द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट पी इक्वल्स, ठीक है। इतना इतने पे अपने को ये चीज निकालनी है, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन की आपकी इक्वेशन आपको दे के रखा है, कैसे निकालोगे आप? सिंपल है। सबसे पहली चीज, इसे निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसको करो। देखो पहले तो लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, साइन इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है टू टू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब, ये चीज देखे रखा है। तो आपको मालूम होना चाहिए यू, यू इक्वल्स टू होता है आपका डेल साइन डिवाइड में आपका डेल वाई, ठीक है। मतलब कि यदि आपने वाई के रिस्पेक्ट में, भाई आपने वो वाला तो वो चीज पढ़ी होगी ना आपने, क्या? देखो डेल साइन बराबर डेल वाई, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में अभी स्ट्रीम फंक्शन का आपने डिफरेंशिएट किया है, तो वो होता है यू। और वहीं पे ही आपने यदि क्या किया, ठीक है, तो स्ट्रीम फंक्शन यदि y के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, तो आपका क्या आता निकल के आता है, u निकल कर आ जाता है। और वहीं पे आपका स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, वहीं पे आपका स्ट्रीम फंक्शन डेल x के पार्शियली डिफरेंशिएट होता है, तो आपका निकल कर आ जाता है क्या, ठीक है, v निकल कर आ जाता है। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है, ये चीज भूलनी नहीं है, ठीक है। जब u साइन के y के रिस्पेक्ट में स्ट्रीम फंक्शन का क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, राइट, तो वो निकल कर आता है u। बात समझ में आ रही है? इसको याद रखने का मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो u है, y है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में आपका स्ट्रीम फंक्शन मतलब ऐसा, ठीक है, रिस्पेक्ट में आपका क्या किया आपने, डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएट किए। तो यहाँ पे जो ऊपर का देख रहे हो आप, ये ऊपर का ये u की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पे u निकल कर आ जाएगा। और जैसी x वाली बात आई तो ये देखो v समान दिख ही रहा है ना, ऐसा v बनाते हैं ना अपन, हाँ, तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, v। और यहाँ बट एक चीज और, यहाँ पे जैसे ये v वाला फंडा आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल है, ये चीज याद हो गई आपको। अब यहाँ पे आपको बस डिफरेंशिएट कर देना है और वैल्यू आपके कंपोनेंट निकाल देना है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से u निकल जाएगा, u निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ठीक है, तो x तो यहाँ पे जीरो हो गया, सिंपल चीज। पार्शियल डिफरेंशिएट में यदि जिसके रिस्पेक्ट में आप नहीं करते हो तो नेगेटिव माइनस हो जाता है। वहीं पे आप देखो 3y का स्क्वायर, ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी 3 3 एंड 1 पॉइंट बोला है ना इसमें, 3 इज 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 3 आप क्या है, यहाँ पे x है, और y और आपका 3 एंड 1 है ये, ठीक है। 1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, 1 की वैल्यू पुट करो, तो क्या निकल कर आ गया यहाँ पे, सिंपली -3, ठीक है, -3 आपका निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं v की। तो v आपका पता है क्या होता है, डेल साइन डिवाइडेड बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आपका कीजिए, तो यहाँ पे हो गया आपका क्या, 2 × 2x, ठीक है, ये चीज हो गई x यहाँ पे, राइट। और ये तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब ये भी किसके रिस्पेक्ट में आपका, 3 एंड 1, ठीक है, 3 एंड 1 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, आपका क्या निकल कर गया, 12, बट यहाँ पे नेगेटिव में, ठीक है, -12, ये चीज। तो आपके 2 पॉइंट आपके निकल कर आ गए। तो इसी चीज को आपको बताना था, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, कितना हो गया, ये वाला पहला आंसर आपका हो गया, ठीक है। सिंपल था ये क्वेश्चन, इसी तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। ये एफएम के क्वेश्चन है ना, एफएम के क्वेश्चन है, तो आपको एसएससी जेई में एफएम के क्वेश्चन भी नजर आएंगे, नो डाउट, राइट। नेक्स्ट की बात कर लेते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इफ एच इज द हेड, ठीक है, डिस्चार्ज थ्रू वी नोच, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वी नोच का आपका क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछ चुका है, राइट। तो वी नोच में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, समझ में आ रही बात, वी नोच, ठीक है। देखो मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, ठीक है, सी। मैंने आपको इसकी ट्रिक क्या बताई थी, बहुत ही, यार देखो ऐसे भाई ट्रिक ना याद रहती है ना, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, समझ रहे हो।
थोड़ी सी भाई देखो, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है। तिनके को डूबते का सहारा नहीं, डूबते को तिनके का सहारा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बात को समझ रहे हो। तो इसमें क्या हो गया आपका, देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है लड़कों को, भाई 3/2 है या 5/2 है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको क्या, वी नोच है ना, वी नोच बोल के रखा है। तो वी है एक इन्वर्टेड ट्रेंगल, इन्वर्टेड ट्रेंगल ही है आपका। और इन्वर्टेड ट्रेंगल में 3 साइड होती है, 3 साइड होती है। तो 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 साइड आपकी बन गई। क्वेश्चन में ही आंसर है, काय को दिक्कत टेंशन लेना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज वी नोच का आपका डिस्चार्ज है ना, डिस्चार्ज निकलता है वी नोच से, याद रखना वी नोच से डिस्चार्ज निकलता है, राइट। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है आपका, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 8/15 CD√2G, ठीक है, 8/15 CD√2G H⁵ ठीक है, 10θ/2, ये चीज राइट। 8/15 CD√2G H⁵2 10θ/2, ये आपका फार्मूला होता है वी नोच का, राइट। तो आपको याद रखना है, ठीक है, सिंपल है। तो ये चीज तो आपको याद रहेगा, ये भी चीज याद रह जाएगी, ठीक है। CD√2G, अब बच गया कि 10θ/2 और आपका 8/15, ठीक। अब यहाँ पे रही बात किसकी, 8/15 की, है ना, 8/15 की। तो मैं इस पे याद रखूंगा, फिर से तरीका बताता हूँ। आप लोग को मजाक लगता होगा, पर भाई हमारा काम है बताना, आप को मजाक लगे कुछ भी लगे। तो यहाँ पे आता है 7, ठीक है। 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, 7 ही तो बचेगा, ठीक है। ये चीज हो गया, 15 में से 8 गया, 7 बचा। अब यहीं पे देखो, 5 और 2, 5 और 2 जोड़ दो इसको, ठीक है। 5/2 इसको जोड़ दो, कितना आ गया, 7 आ गया। बस सिंपल सी चीज। तो आपको भाई जो चीज याद है उस चीज से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से आपको फिर से लिख के बताता हूँ। तो आपको ये चीज याद था, H/5/2, ये याद था तो आपने लिख दिया। इसके बाद में आपने एक वो वाला फार्मूला, ठीक है, CD√2G, ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने कहाँ से लाया, आप देखो, एक कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ से मतलब एक फार्मूला आपका जो इसमें पढ़े होंगे, CV = √2G वाला एक फार्मूला, ठीक है। ये चीज वहीं से आपका ये निकाल दिया अपन ने, दो चीज आपका खत्म हो गया। अब तीसरी चीज की बात करते हैं, 5/2 मतलब 7, 7 आप कहाँ से निकालोगे, 18/5 से, तो ये 7 आ गया। अब दूसरी चीज, अब 5 और 18 में से कौन सा नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा। तो जो बड़ा होता है वही नीचे रहता है, भारी चीज नीचे होती है ना। तो यहाँ पे हो गया क्या, 5/18, ये भी आपका बन गया। अब नेक्स्ट चीज बच गई क्या, 10θ, ठीक है, 10θ। तो यहाँ पे याद रख लो, अभी इतना तो याद रख ही सकते हो, ठीक है, 10θ/2, ठीक है। ये बन गया आपका वी नोच का डिस्चार्ज का फार्मूला। भाई ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, आराम से काम बनता है, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। इन लेमिनार फ्लो, इन लेमिनार फ्लो shear stress distribution for a fluid, shear stress distribution for a fluid, ठीक है, इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स बोथ एट रेस्ट इज, दोनों रेस्ट पे है। आपको क्या बताना, पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स, इस तरीके से आपकी पैरेलल प्लेट्स है जो कि रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे, ये मूविंग नहीं है। इसके बीच में आपका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरीके का बनेगा, कांस्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन, पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन, ठीक है, जीरो एट द मिड प्लेन, जीरो एट द मिड प्लेन, वेरीज लीनियरली, ठीक है, वेरीज लीनियरली, ठीक है, वेरीज लीनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम मिड प्लेन, जीरो एट प्लेट्स, जीरो एट प्लेट्स एंड इंक्रीजिंग लीनियरली टू मिड पॉइंट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है आपका। देखो यहाँ पे शियर स्ट्रेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, शियर स्ट्रेस की, है ना। तो शियर स्ट्रेस में होता क्या है, एक बात याद रखना, शियर वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। वेलोसिटी की बात करेगा तो मिड 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 पे आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मिड में ज्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पे शियर स्ट्रेस की बात हो रही है, तो पता होना चाहिए शियर चीज होती क्या है। इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस होता है। आपका वाटर इस तरीके से यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपका फ्लो कर रहा है। आप देखो ये दोनों रेस्ट में, यहाँ पे रेस्ट में है ना,
तो रेस्ट में होने की वजह से ये प्रोवाइड करेंगे वाटर को क्या, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, है ना, सिंपल चीज, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ना। तो यहाँ पे चेक कीजिए, ये देखो, ये आपका इस तरीके से, राइट। तो आपका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, जैसे जैसे आप प्लेट की तरफ मुड़ोगे, जैसे जैसे आप प्लेट की तरफ मुड़ोगे, प्लेट की तरफ, तो वैसे 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 आपका क्या होते जाएगा, यहाँ पे सिंपल चीज क्या होते जाएगा, शियर स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, राइट। ये आपकी कहानी यहाँ तक की थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, सी, 0 एट मिड पॉइंट। ये चीज याद रखना है आपको, 0 एट मिड पॉइंट लिनियरली वेरीज लिनियरली डिस्टेंस फ्रॉम मिड, ठीक है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विद द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया and emerged in a same turbulent flow, ठीक है, emerged in a same turbulent flow, the largest total drag will be, मतलब देखो, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, विद द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इमर्ज्ड इन सेम टर्बुलेंट फ्लो, द लार्जेस्ट टोटल ड्रैग विल बी ऑन, देखो, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ, अच्छा, मतलब कि आपका एक कोई फ्लो हो रहा है जिसमें कि बहुत ज्यादा क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जिस अ सर्कुलर डिस्क ऑफ प्लेट हेल्ड नॉर्मल टू फ्लो, ठीक है, किस पे आपका सबसे ज्यादा क्या आएगा, ड्रैग आएगा बोल रहा है, ठीक है। सर्कुलर पे आएगा, स्फेयर पे आएगा, स्फेयर, ठीक है, स्फेयर पे आएगा, सर्कुलर पे आएगा, या फिर सिलेंडर पे आएगा, फिर स्ट्रीमलाइन बॉडी पे आएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट टोटल ड्रैग बोल रहा है ना, लार्जेस्ट टोटल ड्रैग किस बॉडी पे आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका ना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ प्लेट, अ सर्कुलर डिस्क, ठीक है, ऑफ प्लेट हेल्ड हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो, ये देखो यहाँ पे अ सर्कुलर डिस्क, आपकी डिस्क है, उसको आपने क्या कर दिया, हेल्ड कर दिया आपके नॉर्मल टू द फ्लो। कहने का मतलब आपका फ्लो इस तरफ हो रहा है ना, इस तरफ हो रहा है, आपका फ्लो इस तरफ हो रहा है। अब आप क्या कर दिए, उसको हेल्ड कर दिए नॉर्मल टू द फ्लो, आपने उसको नॉर्मल टू द फ्लो ही हेल्ड कर दिया। भाई ऐसे में आप मुझे बताओ यार, सिंपल सी बात है ना, कि भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे ड्रैग आएगा, ठीक है। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ अ हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो, इट विल गिव मैक्सिमम ड्रैग force because here the streamline will end, ठीक है, abruptly, which is not the case in other, बात समझ में आ रही है। देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आपके स्टेट वाले बना के देते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, समझने लायक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं। लेसीमीटर क्या होता है, ठीक है, लेसीमीटर क्या होता है, ईओपो ट्रांसपिरेशन, पेन कोएफिशिएंट, इन्फ्रेशन, ट्रांसपिरेशन। तो लेसीमीटर जो है आपका सिंपल है, लेसीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, लेसीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जो ईओपो ट्रांसपिरेशन को नापता है, लेसीमीटर, ठीक है, ईओपो ट्रांसपिरेशन याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इन द डेरिवेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, द फ्लड हाइड्रोग्राफ यूज्ड शुड शुड हैव द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एज, ठीक है। देखो, हाँ, इसमें आप कितना परसेंट आप लेक कराते हो, ठीक है, कितना परसेंट आप लेक कराते हो, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। कितना लेक कराते हो, देखो, 41 का क्वेश्चन है आपका, तो सिंपल, हम 20 to 30% बेसिन लेक करवाना पड़ता, सॉरी 1 मिनट, इसका क्वेश्चन आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर ना यही होगा, ठीक है, 20% to 30% अपन लेक करवा के चलते हैं, राइट, ठीक है। यूनिट हाइड्रोग्राफ द फ्लड हाइड्रोग्राफ में हम कितना लेक कराते हैं, 20 to 30% बेसिन लेक करवाया जाता है। इसको याद रखिए, याद कैसे रखोगे, फ्लड फ्लड ना 20 से 30% यदि आता है, ऐसे याद रख लो, 20 से 30% आता है तो चलो एक नॉर्मल कंडीशन में आप हैंडल कर सकते हो, बट 50% से ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना है, क्वेश्चन को ना थोड़ा सा याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन मतलब आंसर को, तो उससे क्या होता है कि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे द टोटल सरफेस रन ऑफ अपने को बताना है, ठीक है। द रेनफॉल ऑफ 5 सक्सेसिव डेज, ठीक है, 5 सक्सेसिव डेज, 5 सक्सेसिव डेज में आपका रेनफॉल इतना इतना यहाँ पे दिया हुआ है। द इफ द इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स और द स्टॉर्म लॉस रेट,
ठीक है, कैचमेंट एरिया इज अर्लीस्ट 50 mm पर डे, द टोटल सरफेस रन ऑफ। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको करना क्या है सबसे पहली चीज, ठीक है, तो जो आपका टोटल सरफेस रन ऑफ होता है वो क्या चीज होता है, ठीक है, सरफेस रन ऑफ इज द अमाउंट ऑफ वाटर, सरफेस रन ऑफ इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच कंट्रीब्यूट्स इनटू इफेक्टिव रेनफॉल आफ्टर इनफिल्ट्रेशन लॉसेस। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब पानी सरफेस पे आता है ना, वाटर क्या होता है, पानी सरफेस पे आता है, अब आने के बाद में इसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं। मेन चीज होता है क्या, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस, आपका पानी इनफिल्ट्रेट कर जाता है। ठीक है, तो कुछ पानी इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, तो वहीं पे जो इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस है उसको अपन माइनस कर देते हैं, जितना हमारा क्या आया है, वाटर आया हुआ है। तो वही चीज अपन यहाँ पे करते हैं, टोटल सरफेस रनऑफ की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस रनऑफ तो क्या करेंगे, सिंपल, तो जैसे कि 100 mm दिया है तो माइनस कर देंगे आप कितना, देखो यहाँ पे आप माइनस कर दोगे किसको, अब देखो 100 mm पर डे आया हुआ है तो आपका 50 mm पर डे को आप माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉस हो गया ना, इतना तो लॉस हो रहा है। ठीक है, प्लस आप कर दोगे क्या, फिर 80 - 50 कर दोगे, फिर उसके बाद में प्लस करके आप कर दोगे क्या, 60 - 50, उसके बाद में चेक करना प्लस, उसके बाद में आप चेक कीजिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 60 - 50 आपका एक हो गया, फिर उसके बाद में 40 - 50, ठीक है, उसके बाद में आप चेक करो 20 - 50, ये चीज हो गया, आपने ये चीज कर दिया। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, एक बात याद रखो कि ये है यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये चीज आएगी नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो जितना लॉस था, ये जैसे 40 mm है, ये तो पूरी तरह लॉस ही हो गया, तो ये कोई काउंट में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका सिंपल काउंट में कितना आएगा, यही चीज आएगी। तो यहाँ से हो गया ये आपका 50, यहाँ से हो गया आपका कितना 30, और यहाँ से कितना हो गया आपका 10, तो 50 30 कितना हो गया आपका 80 और एक 90। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया 90 mm, राइट, 90 mm आ गया। अब यहाँ पे दूसरी चीज एक है क्या, नोट यहाँ पे कुछ ऐसी है, जो रेनफॉल माइनस इनफिल्ट्रेशन लॉस हम करते हैं वो आपका, ठीक है, ये चीज हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया आपका सी, राइट है, सी आपका आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन ना आपके घूमते रहते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन तो ये रन ऑफ से तो क्वेश्चन आपके मिलते ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, लेशी थ्योरी, आपका लेशी थ्योरी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल फार्मूला है, फार्मूला आपको यहाँ पे बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके ना बहुत सारे मिलते हैं, तो आपको पूरी तरह प्रिपेयर रहना है। ठीक है, इसका फार्मूला आपका सिंपल है, यही फार्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, लेसी फार्मूला है आपका, लेसी, तो आर इक्वल्स टू आपका कितना 1.35, ठीक है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ 1/3। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है लेसी का। ठीक है, क्यू स्क्वायर डिवाइड में एफ और 1 की पावर 3, और 1.35 का यहाँ पे क्या, 1.35 का यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो याद रखने का तरीका, अब यहाँ पे 1/3 है या क्या है, इसको पता करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, वन देखो, 1/3 याद हो गया आपका, 1/3 ये चीज हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज ये कि आपको इस पे स्क्वायर है कि क्या है, तो इसको पता करने के लिए आपको 5 में से 3 माइनस कर दो, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। और क्यू बाय एफ, ठीक है, क्यू बाय एफ में आपका कैसे करोगे कि यहाँ पे क्यू ऊपर है या नीचे है, क्यू ऊपर है या नीचे है, तो इसके लिए आपको सिंपल चीज आपको करना क्या पड़ेगा, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे याद कैसे रखोगे, ये जो फैक्टर है ना, फैक्टर हमेशा याद रखना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह जब लगाते हैं तो क्या कहाँ लगाते हैं, नीचे ही लगाया जाता है, तो वही चीज यहाँ पे नीचे हमने लगा दी है, राइट। इस तरीके से याद रखते चलो, आपका क्वेश्चन हमेशा बनते हुए चलेगा। तो अल्टीमेटली मैं आपको एक चीज लिख के बता देता हूँ, ठीक है, जैसे कि आपका क्यू है ये, मतलब सॉरी ये जो आर है, आप यहाँ से आर निकालोगे तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, एक चीज याद रखनी है आपको, उससे आप सारी चीज निकाल सकते हो, 1.35,
ठीक है 1.35 करना है आपको। क्यू आपको यहाँ पे करना है, ठीक है नीचे एफ क्यों करना है, क्योंकि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी फैक्टर चीज अपन नीचे ही लगाते हैं, राइट। 1.35 ये हो गया। अब यहाँ पे चेक करो 1.35, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके जस्ट बाद में, तो पाँच में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। और 1.3 है तो यहाँ पे 1/3 ये, तो ये आपका फार्मूला हो गया किसका, लेसी थ्योरी का यहाँ पे फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर अ फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर the effective storage is equal to, right, for a flood control reservoir the effective storage is equal to, क्या हो जाएगा यहाँ, यूजफुल स्टोरेज माइनस वेली स्टोरेज, ठीक है यूजफुल स्टोरेज माइनस वेली स्टोरेज। देखो फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर द इफेक्टिव स्टोरेज इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, यूजफुल स्टोरेज माइनस वेली स्टोरेज, यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज, ठीक है यूजफुल सरचार्ज एंड वैल्यू स्टोरेज। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 44 का सिंपल है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर होगा यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैल्यू स्टोरेज, ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर, ठीक है फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर, ठीक है इफेक्टिव स्टोरेज, जो आपका फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर होता है, फ्लड कंट्रोल, ठीक है रिजर्वायर जो होता है आपका, इसमें आपका क्या होगा, यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैल्यू स्टोरेज, ठीक है यूजफुल स्टोरेज, राइट स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज, ठीक है और माइनस में आपका हो जाएगा वैल्यू, ठीक है वैल्यू स्टोरेज। वैल्यू को अपन माइनस करते हैं, एक चीज याद रखना, वैल्यू को माइनस करते हैं सरचार्ज को जोड़ देते हैं। देखो यूजफुल स्टोरेज में सर को जोड़ देते हैं यूजफुल स्टोरेज में, और वैल्यू को माइनस कर देते हैं, सिंपल सी चीज ऐसे याद रख लो, ठीक है सर को जोड़ते हैं वैल्यू को माइनस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, देखो ये जो सारे क्वेश्चन है, जैसे कि ये लेसी से जुड़े हुए जितने भी आपके फार्मूले, वो फार्मूले आपके ना इधर उधर घूमते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सिल्ट फैक्टर बताना है आपको, सिल्ट फैक्टर सिंपल है। 4-5 आपका क्वेश्चन नंबर 4-5 है, इसका आंसर आपका सिंपली क्या हो जाएगा, 1.76 √d/mm, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ये सी हो जाएगा। देखो 4.75 में ना स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि एक 4.75 वाला भी फार्मूला है, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो सिल्ट फैक्टर है इसको याद रखना, 1.76 अंडर रूट, ठीक है √m/r, तो ये जो है फैक्टर है ना सिल्ट फैक्टर। अब इसे याद कैसे रखोगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान कैसे रखना मैं आपको बता देता हूँ। जो फैक्टर होता है ना फैक्टर, वो 4.75 वगैरह नहीं होता, आपका जनरली आपने चेक किया होगा 1.5, ठीक है 1.25, ठीक है फैक्टर इस तरीके का होता है, ठीक है वो ऐसा 7.5 4.5 ये सारी चीज नहीं होती, ठीक है। अब रही बात 1.56 की, तो ये चीज होता नहीं है, राइट 1.76 आपको ध्यान रखना है, राइट। इसमें ऐसी चीज याद रख लो कि ये जैसे 5 5 6 है, तो आप 5 में से 6 को माइनस करोगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो जो आपको इजीली वैल्यू आ जाए 1 की, जैसे कि कितना है 7 - 6 करोगे तो 1 आ जाएगा सिंपली, है ना पॉजिटिव में, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो फैक्टर हमेशा 1 में होता है, अंडर रूट में MR है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। MR जो है पार्टिकल साइज है, ठीक है पार्टिकल साइज इन mm। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब जी की वैल्यू बोल रहा है, ठीक है जी की वैल्यू बोल रहा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं होता, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन ये होता है, ठीक है आपका ये जनरली क्वेश्चन आपका सिंपली है, आंसर बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको रिलेशन बताना है, कुछ नहीं है रिलेशन, ठीक है M/I Y/सिग्मा, ये गलत हो गया, ठीक है ये है नहीं आपका, ठीक है सिग्मा/Y M/I, और E/R होता है तो ये भी गलत हो गया, M/σ/Y E/R, तो ये आपका डी आपका आंसर हो गया, ठीक है 47 का सिंपल डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना, पर्लिन्स आर, अरे यार ये जो क्वेश्चन है ना पर्लिन ये ना इतने बार घूमते हैं भाई, ये तो आपको रट जाना चाहिए अभी तक के,
समझ रहे हो, ये चीज रट जानी चाहिए। तो पर्लिन जो होता है आपका प्रिंसिपल राफ्टर, क्या होता है, पर्लिन्स आर सपोर्टेड ऑन द प्रिंसिपल राफ्टर, कॉमन राफ्टर, बेस प्लेट एंड बॉटम कॉर्ड। ठीक है, तो आपका ये राफ्टर से, पर्लिन हमेशा राफ्टर से ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, पर्लिन जो होता है, पर्लिन आपका प्रिंसिपल राफ्टर से ही आपका जुड़ा हुआ होता है। प्रिंसिपल राफ्टर होते क्या है, ये आपकी छत होती है। ठीक है, छत इस तरीके, छत नहीं मतलब कि एक स्ट्रक्चर आप बनाते हो। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आप बनाते हो, ठीक है, इस तरीके का, राइट, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। तो ये जो होता है पर्लिन आपकी यहाँ लगी हुई होती है। ठीक है, ये चीज ऐसे, सॉरी, ये इस तरीके का, तो यहाँ पे कनेक्ट होते ये होती पर्लिन, तो ये होते प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, ज्यादा सोचना नहीं है, याद करते हुए चलना है। तो प्रिंसिपल राफ्टर जो आपका पर्लिन, पर्लिन में पी आ गया। ठीक है, पर्लिन में पी आ गया और प्रिंसिपल राफ्टर में भी पी आ गया, तो ऐसे याद कर लेना, पी, तो दोनों सेम प्रजाति के लोग हो गए, तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अब स्टील के स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 49 का देखो, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 49 में, 49 में सिंपल है, इसमें आपका आंसर तो हो जाएगा सबसे पहले सी, और ओवरऑल लेंथ माइनस 2 इंटू वेल्ड साइज। ठीक है, ओवरऑल लेंथ, ठीक है, और माइनस में 2 इंटू आपका वेल्ड साइज। ठीक है, वेल्ड साइज, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई, राइट, ये चीज ओवरऑल लेंथ माइनस 2 इंटू वेल्ड साइज। ठीक है, तो ओ माइनस 2 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ओ में 2W, ऐसे याद रखो। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है, वेल्ड मतलब कि वेल्ड की लेंथ बताना है, डब्ल्यू की लेंथ बताना है, तो ओ में 2W, ओ में 2W, ऐसे याद रख लो। ठीक है, ओ में 2W, राइट, ओ में 2W, तो यहाँ पे W निकालना है, तो 2W से माइनस करना पड़ेगा ओ से। ठीक है, ओ से माइनस करना होगा 2W को। ऐसी चीज याद याद रखते हुए चलो, तो क्या होगा कि आपका ना बहुत अच्छे से कवर होते चलेगा। ठीक है, ओ में 2W निकालना है, तो ओ से आपको माइनस करना पड़ेगा 2W को। चलो नेक्स्ट की बात करते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा, in a grillage footing, the beam in each tier are spaced such that the minimum spacing between the flanges of the two consecutive beam is not less than। ठीक है, इसका आंसर आपका सिंपल क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका देखो, ऐसे क्वेश्चन को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा यहाँ पे सी, 100 mm। ठीक है, देखो, इन ग्रिलेज फुटिंग द बीम इन ईच टियर आर स्पेस्ड सच दैट, ठीक है, स्पेस सच दैट द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द फ्लेंजेस ऑफ टू कंसेक्यूटिव बीम्स इज नॉट लेस देन। ठीक है, 100 mm से मतलब कि आपका कितने से, ठीक है, आपका 10 सेंटीमीटर से, क्या बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना, सॉरी, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से तो कम नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। जब भी गिलेज फुटिंग की बात हुई और उसमें जो अपन बीम देते हैं, है ना, गिलेज फुटिंग द बीम इन ईच टियर आर स्पेस्ड सच दैट द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द फ्लेंजेस ऑफ टू कंसेक्यूटिव बीम्स इज नॉट लेस देन। ठीक है, इज नॉट लेस देन कितना, 10 सेंटीमीटर से तो आपका कम होना ही नहीं चाहिए, 10 सेंटीमीटर से आपका कम होना ही नहीं चाहिए। तो ग्रिलेज की जब भी बात होगी तो 10 सेंटीमीटर आपका याद रहना चाहिए। चलिए, ये चीज हो गया। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वो 1 घंटा लगभग हो चुका है, तो आपको हमारे साथ में बने रहना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।